यार हम सेट फाइंडिंग क्वेश्चंस करते हैं सेट के, इसमें कुछ रिकर्शन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, प्रिंट F1 लिखा है, फिर गो टू एक्स। तो अब कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम में एक्स ढूंढेगा, एक्स लेवल जहां मिलेगा वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। एक्स यहाँ मिला और उसके अंदर लिखा हुआ है गो टू L2। तो L2 अब ढूंढेगा और L2 जहां मिलेगा वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और बीच में जो भी स्टेटमेंट्स मिलेंगे वो स्किप कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। सो L2 में पहुंचा और सबसे पहले तो ये प्रिंट F1 प्रिंट हो ही जाएगा, उसके बाद हम गो टू एक्स में गए। अब इसकी वजह से हम जब L2 में पहुंचे हैं तो वहां 4 मिल गया, तो 1 और 4 इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर मैंने पहले से इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेन से रन होना शुरू करेगा, ठीक, और यहाँ पर गो टू फाइंड लिखा है, फाइंड को ढूंढेगा विद इन मेन, और विद इन मेन इसको फाइंड मिला नहीं, जबकि फाइंड लेबल लिखा हुआ है दूसरे फंक्शन के अंदर, मैंने लिखा है यहाँ पर। अब ये चीज प्रिंट होनी चाहिए लेकिन प्रिंट होगी नहीं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में अगर कोई भी एक सिंटेक्स एरर आ गई तो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर क्या है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है ना, पूरे प्रोग्राम को, एंटायर प्रोग्राम को, और सारी एरर एक साथ दिखाता है। वो लाइन बाय लाइन नहीं चलता है, एक लाइन चल गई तो अगली लाइन फिर उसका रिजल्ट दिखने लगे, नहीं, रिजल्ट तभी दिखेगा जब पूरा प्रोग्राम एरर फ्री होगा। तो यहाँ पर गो टू कैन नॉट सेंड कंट्रोल आउट ऑफ फंक्शन बॉडी, आउट ऑफ करंट फंक्शन बॉडी। सो एक फंक्शन की बॉडी के अंदर से गो टू दूसरे फंक्शन में कंट्रोल नहीं भेज सकता, या अपनी बॉडी से बाहर जा ही नहीं सकता कंट्रोल, और यहाँ ऐसा करने की कोशिश की गई है, इसलिए ये कंपाइलेशन एरर है। ठीक चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉलिंग और रिटर्निंग पर बेस्ड है। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है इफ n की वैल्यू 5 है तब रिटर्न क्या कर रहा है 5, और वो क्या है बेस केस। रिकर्शन में दो तरह के केसेस होते हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस। और दूसरा, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है जिस स्टेटमेंट में, उस केस को हम कहते हैं रिकर्सिव केस या रिकर्शन। ठीक, तो इसको देखते हुए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन को किसके साथ कॉल किया गया है, फाइंड 20। तो यहाँ पर हमने देखा फंक्शन को कॉल किया गया है फाइंड 20 के साथ, n की वैल्यू 20 है, तो बेस केस तो नहीं चलेगा क्योंकि n की वैल्यू 5 होनी चाहिए बेस केस चलने के लिए, एल्स चलेगा। सो फाइंड 20 किसको कॉल करेगा, फाइंड 20 कॉल करेगा 20 प्लस फाइंड 20 माइनस 5, कितना हो गया 15, ये n है ना, 20 n है और ये है n माइनस 5, जो ऐसा लिखा हुआ है ये वाली चीज, ये रन हो रहा है। तो 20 प्लस फाइंड 15, अब फाइंड 15 फिर से यहाँ पर 15 के साथ n जाएगा अंदर रिकर्शन वाले में, फिर से बेस केस नहीं चलेगा क्योंकि n की वैल्यू 15 है इस बार। ठीक, तो n की वैल्यू जब 15 है इसके लिए चलाना है अब हमको, तो ये फिर से किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा n प्लस, अब की बार n की वैल्यू कितनी है, अब n की वैल्यू 15 हो चुकी है, तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस फाइंड 15 माइनस 10 यानी 15 माइनस 5 यानी 10, है ना, फाइंड 10 हो जाएगा क्योंकि हर बार 5 घटा रहे हैं यहाँ से। ठीक, अब ये फाइंड 10 है, ये फिर से किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा n यानी 10 प्लस फाइंड 10 माइनस 5 यानी 5। अब इस बार यहाँ पर फाइंड 5 हो गया, अब बेस केस चल जाएगा, बेस केस चलेगा तो फाइंड 5 क्या करता है, फाइंड 5 अपनी जगह पर 5 छोड़ देगा, क्या छोड़ देगा 5, ये 5 इस 10 के साथ ऐड हो जाएगा, तो रिटर्न क्या हो जाएगा 15, ये 15 इसको मिल गया फाइंड 10 को, फाइंड 10 अपनी जगह पर 15 छोड़ देगा। ठीक, ये 15 इस 15 के साथ ऐड हो जाएगा, 30 मिल जाएगा, ये 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 30 इस 20 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, और वही 50 रिटर्न हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से देखते हैं जरा, और फिर से इसको बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर a और b दो पैरामीटर्स हैं और इनको हमने 4,3 के साथ कॉल किया है। इसमें दो बेस केस दिए हुए हैं, अगर b की वैल्यू 0 होती है तब रिटर्न 0 होगा, और अगर b की वैल्यू इवन नंबर होती है, राइट, तब एक दूसरी तरह से रिकर्सिव कॉस है, दो बेस केस नहीं है, एक बेस केस है और दो रिकर्सिव केस है, सॉरी, राइट, बेस केस वो होता है जिसमें रिकर्शन ना हो और हमारा रिकर्शन उससे टर्मिनेट होता है, और रिकर्सिव केस वो होगा उसमें अभी रिकर्शन चलता रहेगा। ठीक, तो ये हो गया बेस केस जो यहाँ पर दिया हुआ है b इज इक्वल टू 0, ये बेस केस है, राइट, और ये दोनों ही रिकर्सिव केसेस हैं, और इफ के साथ ये वाला रिटर्न जुड़ा हुआ है, अगर नंबर हमारा इवन नहीं है तो ये रिटर्न नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। हमारा नंबर क्या है 4,3,
b की वैल्यू 3 है, 3 ना तो 0 है और ना ही 3 इवन है, तो कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या कॉल होगा, यहाँ कॉल होगा फंक्शन में a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी 8, कॉमा b की वैल्यू 3 है, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2 1 होता है, ठीक है ना। ये है 4 + 4 और ये है 3/2, है ना। a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू 3 थी, इस वजह से, और प्लस a और है, सो +4 हो जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। अब ये फंक्शन, ये रिकर्सिव केस है, तो ये रिकर्सिव केस है, तो ये एक बार फिर से फंक्शन को कॉल करेगा। अब की बार a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 1 है, ये a है और ये b है, तो b हमारा ना तो 0 है और ना ही इवन है, सो एक बार फिर से वही दूसरा वाला रिकर्सिव केस चलेगा। तो यहाँ a + a कितना हो जाएगा, 8 + 8 16 हो जाएगा, और 1/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, और +8 और आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, ये है, ये a हो गया आपकी बार और ये b हो गया। अब इस बार क्या हो गया, b हमारा 0 हो गया है, b 0 होते ही ये वाला फंक्शन अपनी जगह पर क्या छोड़ देगा, 0, तो ये अपनी जगह पर 0 छोड़ा इसने। अब 0 और 8 ऐड होंगे और ये एडेड वैल्यू का जो सम है 8 वो रिटर्न हो जाएगा। अब इसके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके पास, 8, अब ये 8 और ये 4 ऐड हो जाएंगे, 8 + 4 12, वो चीज यहाँ रिटर्न हो जाएगी 12, और इसीलिए इसमें 12 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक। जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अब इसको लिखा रहने देते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर फू की वैल्यू 10 के साथ फंक्शन कॉल किया गया है, ठीक। सो फू की वैल्यू 10 के साथ, n की वैल्यू 10 है, तो जब n की वैल्यू 10 है तो ये बेस केस है, ये तो नहीं चलेगा, ये वाला चल जाएगा, फू n-1। सो फू 10 किसको कॉल करेगा, फू n-1 यानी 10-1, है ना, ये हो गया 10-1, तो हो गया फू 9। और फू 10 की बॉडी में अभी एक प्रिंटफ बचा हुआ है ना, ये वाला प्रिंटफ, तो इस वाले प्रिंटफ को ही हमको यहाँ पर लिखना होगा, लेकिन वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट तब होगा जब ये फू 9 रिटर्न हो जाएगा, है ना। सो फू 10 की बॉडी में ये इफ कंडीशन पर बेस्ड है, तो ये तो नहीं चला, ये तो इफ पर नहीं बेस्ड है, तो ये दोनों स्टेटमेंट चलने चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट के हेल्प से क्या किया हमने, फू 10 ने फू 9 को कॉल कर दिया, और दूसरा है प्रिंटफ, तो यहाँ पर प्रिंट क्या करना है, प्रिंट 10 करना है, ठीक, वो अभी पेंडिंग है, ये अभी पेंडिंग है, ये कब चलेगा, जब ये वापस आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फू 9 जो है वो किसको कॉल करेगा, जब हम फंक्शन को फू को फिर से कॉल करेंगे किसके साथ, 9 के साथ, तो इस बार 9 के साथ चलेंगे तो फिर ये बेस केस नहीं चलेगा, और ये फू 8 को कॉल करेगा, फू 8 को कॉल करेगा, और प्रिंटिंग किसकी पेंडिंग रह जाएगी, प्रिंट 9 की। इसी तरह से फू 8 कॉल करेगा फू 7 को और प्रिंट 8 रह जाएगा, फिर फू 7 फू 6 को प्रिंट 7 रह जाएगा। इसी तरह से चलते चलते फू 1 फू 0 को कॉल करेगा और इसका प्रिंट 1 यहाँ पर पेंडिंग रह जाएगा। अब फू 0 है यहाँ पर बेस केस, तो जैसे ही n की वैल्यू 0 हो, फू 0 होगा तो रिटर्न हो जाएगा बिना किसी वैल्यू के, सिंपल रिटर्न है। तो यहाँ से ये फू 0 रिटर्न कर जाएगा, फू 0 को जिसने कॉल किया है उसको रिटर्न कर देगा, फू 0 किसने कॉल किया है, फू 1 ने, तो इस लाइन पर अगर कॉल किया है तो इसी लाइन पर रिटर्न हो जाएगा। अब इसके नीचे फू 1 की बॉडी में और क्या है, प्रिंट 1, सो 1 को प्रिंट कर देगा, ठीक। इसके बाद फू 1 को किसने कॉल किया है, फू 2 ने कॉल किया होगा, है ना, तो फू 2 के नीचे प्रिंट 2 रहा होगा, सो 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, राइट, 6। इसी तरह से जब 6 को किसने कॉल किया होगा, फू 7 ने, सो फू 7 को रिटर्न हो जाएगा, कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा, ठीक, कंट्रोल लगातार पीछे की तरफ आता रहेगा, फू 7 को रिटर्न हो जाएगा और प्रिंट 7 प्रिंट हो जाएगा, फिर फू 7 कंट्रोल रिटर्न कर देगा फू 8 को, ठीक, 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसी तरह से फू 8 प्रिंट कर दे रिटर्न कर देगा फू 9 को, और 9 इसका जो पेंडिंग था वो प्रिंट हो जाएगा, फू 9 जो है फू 10 को कंट्रोल रिटर्न कर देगा, है ना, और प्रिंटिंग बची हुई है 10 की वो प्रिंट हो जाएगी, और फू 10 हमारा मेन को वापस कंट्रोल रिटर्न कर देगा, उसके बाद 0 चलेगा, बाहर आ जाएगा। सो इसीलिए प्रिंटिंग हुई है कैसे, सबसे पहले 1 की प्रिंट हुआ है ना, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर i की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी ली है, 6 ली है ना, i की वैल्यू 6 है, और ये इस तरह से इनिशियलाइजेशन है, i की वैल्यू 6 है, 6 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू हो गई। फॉर के लूप में बॉडी क्या है, सिर्फ ये वाली बॉडी है, प्रिंटफ एक है ना, दूसरा वाला प्रिंटफ नहीं है, तो ये प्रिंटफ तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फेल ना हो जाए, और 6 हर बार 2 से डिक्रीमेंट हो रहा है, i माइनस इक्वल टू 2, इसका मतलब है i इज इक्वल टू i माइनस 2, यानी i 2 से गैप में डिक्रीमेंट हो रहा है। i की पहली वैल्यू 6 है, 6 ग्रेटर देन 0 ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो प्रिंटफ से
चला 6 प्रिंट हो गया। अब अपडेट होगा आई की वैल्यू कितनी हो गई 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू हो गई 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर अपडेट होकर के 4 से 2 हो गया 2 ग्रेटर देन 0 प्रिंटफ में 2 हो जाएगा। ठीक, फिर अपडेट होगा आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जैसे ही 0 होगी कंडीशन पे जाएंगे 0 ग्रेटर देन 0 फेल हो जाएगा, अब प्रिंटफ नहीं चलेगा। ठीक, और आई की वैल्यू 0 हो चुकी है तो वो नीचे लेकर के आएंगे 0 + 5 करेंगे तो ये 5 भी प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से चलेगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं जरा वैल्यूज को किस तरह से सॉल्व किया गया है। यहाँ पर आई की इनिशियलाइज्ड वैल्यू कितनी है 3 और आई व्हाइल के अंदर क्या लिखा है आई माइनस माइनस। आई माइनस माइनस होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि पहले यूज करें बाद में चेंज करें। ठीक है ना, बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो आई की वैल्यू सबसे पहली क्या है 3 अंदर जाएगा। ठीक, और व्हाइल के अंदर क्या होगा व्हाइल 3 होगा, और जब हम अंदर जा रहे होंगे बॉडी 3 तो पॉजिटिव वैल्यू है और सॉरी ट्रू वैल्यू है तो बॉडी चलेगी, प्रिंटफ चलेगा। जब हम प्रिंटफ में जा रहे होंगे तभी ये जो माइनस माइनस है ये अपना काम कर देगा। तो आई को क्या कर देगा ये 3 से 2 कर देगा। अब प्रिंटफ में गए, प्रिंटफ में माइनस माइनस आई है प्री डिक्रीमेंट है, तो फिर से ये 2 को 1 कर देगा और 1 को प्रिंटफ की वजह से प्रिंट कर दिया जाएगा। अब आई की वैल्यू 1 है ना, अभी आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 0 नहीं है तो ब्रेक नहीं चलेगा, है ना, अभी ब्रेक नहीं चलेगा। यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, अभी ब्रेक नहीं चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 1 है, जो 1 लेस देन 0 नहीं होता है, तो ये फेल हो जाएगा। तो फिर से व्हाइल में जाएंगे, आई की वैल्यू 1 यहाँ पर रहेगी, 1 ट्रू वैल्यू है। ठीक, अभी डिक्रीमेंट होना बाकी है। जब हम प्रिंटफ में पहुंच रहे होंगे तब तक क्या करेगा 1 की वैल्यू क्या कर देगा 0 कर देगा। ठीक, और जब हम प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक बार फिर से डिक्रीमेंट होगा, तो अब ये 0 क्या हो जाएगा -1 और ये प्रिंट भी हो जाएगा, और -1 पर ये कंडीशन चलाएंगे ट्रू हो जाएगी, -1 0 से छोटा होता है तो ब्रेक लगेगा, ब्रेक से बाहर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से चलेगा। यहाँ पर देखें ये मैंने बता रखा है, इसको एक बार फिर से यहीं से देख लें। तो पूरी एक्सप्रेशन फिर से लिखी 5 ग्रेटर देन 7 + 3 एंड 8। ठीक, इसमें सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी अरिथमेटिकल ऑपरेटर की प्लस की, इस वजह से 7 + 3 होकर के 10 हो गया। दूसरे नंबर पर प्रेसिडेंस किसकी है रिलेशनल ऑपरेटर की, तो 5 ग्रेटर देन 10 को सॉल्व कर रहे हैं। अब 5 ग्रेटर देन 10 होता है क्या, नहीं होता है, फॉल्स है, तो इसकी वजह से यहाँ जाएगा 0। अब 0 को हम लॉजिकल एंड कर रहे हैं 8 के साथ, रिजल्ट हो गया 0। ठीक, इस तरह से ये चलेगा। तो यहाँ पर देखें लास्ट क्वेश्चन हमारा स्विच केस पर बेस्ड है। यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट ऊपर लगा है, डिफॉल्ट कहीं भी लिखा जा सकता है, डिफॉल्ट के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिफॉल्ट नीचे ही रहेगा। हाँ, बस ये फिक्स है कि एक बार स्विच बॉडी के अंदर एक ही डिफॉल्ट होगा, 2 डिफॉल्ट नहीं हो सकते, तब एरर हो जाएगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितना लिया हमने 3, तो 3 अंदर गया। अब जैसी एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है तो उससे मैच्ड केस ढूंढता है वो, यानी कि यहाँ पर केस 3 ढूंढ रहा है, केस 3 उसको मिलेगा नहीं, और जब मैच्ड केस ना मिले तब क्या चलता है डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट चलेगा तो प्रिंट हो जाएगा T20। अब डिफॉल्ट के बाद यहाँ ब्रेक तो लगा नहीं है, ठीक, ये तो लगा नहीं ब्रेक यहाँ पर, तो ब्रेक ना लगे होने की वजह से इसके नीचे के जितने केसेस हैं वो भी चलेंगे, इसलिए केस 2 चलेगा और ये वर्ल्ड कप भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक, वर्ल्ड कप भी प्रिंट हो जाएगा जो भी लिखा है यहाँ पर। अब ब्रेक लगा हुआ है तो ये बाहर आ जाएगा, नहीं भी वो ब्रेक लगा होता तब भी बाहर आ जाता है क्योंकि कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।